हेलो स्टूडेंट्स, मेरे चैनल हिंदी मित्र में आपका स्वागत है। हिंदी मित्र के साथ पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। आज हम कवि आलोक धनवा की कविता पतंग के सभी प्रश्नोत्तरों का अध्ययन करेंगे, जो पाठ्य पुस्तक के पीछे दिए हुए हैं। उसके साथ ही महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। देखेंगे क्या होता है कविता का काव्य सौंदर्य, उसके अलंकार छंद आदि का परिचय, और साथ ही देखेंगे संदर्भ के साथ प्रसंग कैसे लिखते हैं, विशेष को कैसे बना सकते हैं बेहतर। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रखिए। आइए शुरू करते हैं प्रश्नोत्तर। प्रश्न नंबर 1। सबसे तेज बौछार गई, भादो गया के बाद प्रकृति में जो परिवर्तन कवि ने दिखाया है, उसका वर्णन अपने शब्दों में करो। सबसे पहले प्रश्न को समझना बहुत जरूरी है। सबसे तेज बौछार गई, भादो गया। इस पंक्ति का अर्थ स्पष्ट करते हुए हमें ये दिखाना है कि प्रकृति में जो परिवर्तन कवि ने दिखाया है, कवि ने प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन दिखाए हैं, ये अपने शब्दों में लिखना है। लिखना अपने शब्दों में है, लेकिन बताना कवि के संदर्भ में है। जैसे सबसे तेज बौछार गई, कवि आलोक धनवा कहते हैं कि बारिश का मौसम चला गया और बारिश के मौसम के जाने के बाद शरद ऋतु का आगमन होता है। आसमान बिल्कुल साफ हो जाता है। प्रकृति बालक के समान चंचल हो जाती है। किसके समान? बालक के समान प्रकृति बिल्कुल चंचल हो जाती है। चारों ओर हरियाली फैल जाती है और मौसम पतंग उड़ाने के लिए बिल्कुल अनुकूल हो जाता है। यानी मौसम ऐसा हो जाता है जो पतंग उड़ाने के बिल्कुल अनुकूल हो। भादो गया, भादो यहाँ अंधेरे और शरद ऋतु उजाले का प्रतीक है। अर्थात भादो रूपी अंधेरे के बीत जाने पर शरद ऋतु रूपी उजाला चारों ओर फैल जाता है। साफ आसमान कवि को मुलायम लगता है। कवि ने प्रकृति के परिवर्तन को निम्न बिंबों के माध्यम से समझाया है। अगर कविता की हम 2-4 पंक्तियां प्रश्न के उत्तर में डालते हैं तो उसका अच्छा प्रभाव पड़ता है। जैसे हम ये पंक्तियां डाल सकते हैं। सवेरा हुआ, शरद ऋतु रूपी सवेरा, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, प्रातःकाल में खरगोश की आंखों के समान लालिमा लिए हुए लाल आसमान, चमकीली साइकिल, प्रातःकाल का चमकता सूर्य। इस तरह शरद ऋतु बच्चों के समान चंचल है और आसमान को मुलायम बनाते हुए विभिन्न रूपों में दिखाई देता है। बच्चों, अगर आप पासबुक की हूबहू लाइन लिख के आते हो तो उसमें आपको एवरेज अंक ही प्राप्त होते हैं। अगर कविता की 2-4 पंक्तियां जैसे इसमें बिंब को डाला गया है, इस तरह से अपने शब्दों में अगर उसे स्पष्ट करते हो तो उसका प्रभाव परीक्षक पर बहुत अच्छा जाता है। देखते हैं प्रश्न नंबर। पतंग के लिए सबसे हल्की और रंगीन चीज, सबसे पतला कागज, सबसे पतली कमानी जैसे विशेषणों का प्रयोग क्यों किया जाता है? विशेषण क्या होता है? किसी चीज की जो विशेषता दिखाते हैं। जैसे पतंग की विशेषता दिखाने के लिए कवि ने हल्की, रंगीन, पतला कागज या पतला कमानी शब्दों का प्रयोग किया है। पतंग को बहुत हल्का व नाजुक दिखाने के लिए कवि ने इन विशेषणों का प्रयोग किया है। पतंग आसमान में बहुत ऊंचा उड़ती है, इसलिए वह सबसे हल्की है। क्या दिखाने के लिए? कि वो आसमान में बहुत ऊंचे तक जा सकती है, इसलिए कवि ने उसे सबसे हल्का कहा है। पतंग को बहुत सुंदर बनाने के लिए कवि ने सबसे रंगीन कहा है। जो बहुत रंगीन होता है उसे हम बहुत सुंदर मानते हैं कि पतंग दुनिया में सबसे रंगीन है, ऐसा कवि ने दिखाया है। पतंग तितली की तरह कोमल और नाजुक है, इसलिए सबसे पतले कागज और पतली कमानी से बनी है, ऐसा कवि ने कहा है। जिससे तितली के पंख बिल्कुल नाजुक से होते हैं और वो उड़ती हुई बहुत ही सुंदर लगती है। तो इन विशेषणों का प्रयोग कवि ने पतंग को बहुत ही हल्का फुल्का और नाजुक दिखाने के लिए किया है। प्रश्न नंबर 3, बिंब स्पष्ट कीजिए। बिंबात्मकता इस कविता की सबसे बड़ी विशेषता है और प्रश्न भी सीधे सीधे पूछा गया है कि इन बिंबों को स्पष्ट कीजिए। सबसे तेज बौछार गई, भादो गया।
सबसे तेज बौछार गई भादो गया। ये क्या है? गतिशील दृश्य बिंब। बरसात का मौसम चला गया, ये दिखाने के लिए कवि ने गतिशील दृश्य बिंब का प्रयोग किया है। जाने की बात कर रहा है कवि कि सबसे तेज बौछार चली गई। जाएगी कैसे? गति करके जाएगी, इसलिए यहाँ गतिशील दृश्य बिंब है। बिंब क्या होता है स्टूडेंट्स? जैसे हम शीशे में अक्स देखते हैं, हूबहू अपनी फोटो वहां दिखाई देती है, वो होता है बिंब। जैसे एक चित्र सा कवि हमारे सामने उपस्थित कर देता है। जब हम ये लाइन पढ़ते हैं कि सबसे तेज बौछार गई, तो हमें लगता है कि भादो कोई चीज है जो बौछार लेके जा रहा है, यानी बारिश का चित्र हमारे सामने उपस्थित हो जाता है। इसलिए यहाँ पे गतिशील दृश्य बिंब है जो हमें ये बता रहा है कि बरसात का मौसम चला गया। सवेरा हुआ। कैसा सवेरा हुआ? सर्द ऋतु रूपी सवेरा हुआ। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। सवेरे के लिए किस उपमा का प्रयोग किया है? कवि ने कहा है कि जिस प्रकार सवेरे के समय आसमान लाल लाल हो जाता है, उसमें लालिमा फैल जाती है, वो कवि को खरगोश की लाल आंखों के समान लगती है। यहाँ पे है स्थिर दृश्य बिंब, यानी वो रुका हुआ है लाल लाल आसमान। प्रातः काल का सवेरा खरगोश की आंखों जैसा लाल है। शरद आया पुलों को पार करते हुए। शरद है वो पुलों को पार करते हुए आ रहा है, यानी चलकर आ रहा है, तो वापिस यहाँ पे गतिशील दृश्य बिंब है। शरद रूपी बालक पुलों को पार करते हुए आ रहा है। शरद ऋतु का अभी अभी आगमन हुआ है, तो कवि को शरद बालक के समान लगता है जो पुलों को पार करते हुए आ रहा है। अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए। और शरद ऋतु ने क्या ले रखी है? अपनी चमकीली साइकिल ले रखी है, उसे वो तेज चलाते हुए आ रहा है। चलते हुए आ रहा है तो इसमें गतिशील दृश्य बिंब है। और शरद क्या है? बालक है, और चमकीली साइकिल उसका सूर्य है। सूर्य रूपी चमकीली साइकिल चलाते हुए वो आ रहा है। घंटी जोर जोर से बजाते घंटी बजाते हुए जोर जोर से, तो यहाँ पे घंटी हमें कैसे सुनाई देती है? कानों से सुनाई देती है, तो श्रव्य बिंब किरण रूपी घंटी बजाते हुए। कैसी घंटी बजा रहा है वो? किरण रूपी घंटी बजा रहा है। चमकीले इशारे से बुलाते हुए। चमकीले इशारे से बुला रहा है, यानी गतिशील दृश्य बिंब किरण रूपी इशारों से, वो अपने किरण रूपी इशारों से शरद ऋतु है वो बुला रही है। किसे बुला रही है? बच्चों को बुला रही है। आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए। कोई चीज मुलायम है या कठोर है, उसका पता हमें स्पर्श से चलता है, इसलिए यहाँ पे स्पर्श बिंब है। आकाश का शरद ऋतु के आने से कोमल बनना, यानी बारिश के बाद आसमान बिल्कुल साफ हो जाता है, उसमें कोई बादल वगैरह नहीं होते हैं, तो कवि को क्या लगता है कि शरद ऋतु के आने से आसमान बिल्कुल कोमल बन गया है। पतंग ऊपर उठ सके। दृश्य बिंब। पतंग की ऊंचाई क्या है? भावों की ऊंची उड़ान है। बच्चों के भावों की ऊंची उड़ान। बच्चों अपनी भावनाओं से उसी प्रकार ऊंचा उड़ते हैं जैसे पतंग। प्रश्न नंबर 4। जन्म से वे अपने साथ लाते हैं कपास। कपास से बच्चों का क्या संबंध बन सकता है? यहाँ बच्चों का संबंध कपास से दिखाना है। कपास से यहाँ तात्पर्य हल्के फुल्के व कोमल भाव से है। जिस प्रकार कपास हल्की फुल्की और कोमल होती है, वैसे ही बच्चों के भाव भी क्या होते हैं? हल्के फुल्के और कोमल है। बच्चे अपने साथ जन्म से ही कोमलता लेकर आते हैं, इन कल्पनाओं से भरे होते हैं, इसलिए कपास का लाक्षणिक प्रयोग यहाँ किया गया है कि बच्चों के भाव होते हैं, उनमें नई नई कल्पनाएं होते हैं। यहाँ कपास का लाक्षणिक प्रयोग किया गया है। प्रश्न नंबर 5 देखिए। पतंग के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं। बच्चों का उड़ना से कैसा संबंध है? पतंग के साथ साथ बच्चे भी क्या है? उड़ रहे हैं। पतंग की उड़ान में बच्चे अपनी उड़ान को देखते हैं। ये उड़ान उनके कोमल भाव व कल्पनाओं की होती है, जो उनके बेचैन पैरों को भी एक डोर के साथ बांध लेती है। उन्हें लगता है कि पतंग के साथ वे भी ऊंचा उड़ रहे हैं, ऊंचे आसमान में, ऊपर और ऊपर। वे हर बार नई नई पतंगों को सबसे ऊंचा उड़ाने का हौसला
लिए फिर उड़ान भरते हैं, बार बार ऊपर उड़ना चाहते हैं। देखते हैं अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों में हम देखेंगे कि पतंग कविता में क्या है, बिंबात्मकता है, बाल मनोविज्ञान को कवि ने दिखाया है, प्रसाद गुण है और पांचाली रीति है। प्रसाद गुण उस कविता में होता है बच्चों जहां पर देखते हैं अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न। पतंग कविता में क्या है, बिंबात्मकता, बाल मनोविज्ञान को कवि ने यहाँ दिखाया है। इसमें प्रसाद गुण और पांचाली रीति है। प्रसाद गुण उस कविता में होता है जिसका अर्थ आसानी से समझ में आ जाता है और प्रसाद गुण की रीति हमेशा पांचाली होती है। शरद ऋतु को कवि ने चंचल बालक के समान दिखाया है। पतंग की विशेषता बालक की विशेषताएं हैं। पतंग का रूप कैसा है, तितली के समान है। खरगोश के समान लाल आंखों में उपमा अलंकार है। शरद आया पुलों को पार करते हुए, इसमें मानवीकरण बिंब है। जहां जहां आया है ना, मानव के समान ऋतु को दिखाया गया है, वहां मानवीकरण अलंकार है और दृश्य बिंब है। कपास लक्षणा शब्द शक्ति है। आकाश को मुलायम बनाते हुए में स्पर्श बिंब है, यानी स्पर्श करके हमें पता चलेगा कि आकाश कितना मुलायम। अब हम देखते हैं कि संदर्भ के साथ प्रसंग और विशेष कैसे लिखते हैं। संदर्भ में हमें ये बताना होता है कि ये कविता है या ये पद्यांश है वो कहाँ से लिया गया है। जैसे प्रस्तुत पद्यांश है वो हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह की कविता पतंग से लिया गया है। कवि आलोक धनवा के काव्य संग्रह दुनिया रोज बनती है में संकलित है। किसमें संकलित है, दुनिया रोज बनती में संकलित है। यानी संदर्भ में हमने ये बता दिया कि ये कहाँ से लिया गया है। प्रसंग में हम सीधा ये शुरुआत करेंगे कि वो किस काल के कवि हैं। यहीं से आधुनिक काल के कवि आलोक धनवा ने अपनी लंबी कविता, ये कविता कैसी है, लंबी है, में पतंग में बाल मनोविज्ञान व शरद ऋतु के सुंदर बिंब खींचे हैं। इस कविता में बाल मनोविज्ञान और बिंब को दिखाया गया है, तो ये बात हम प्रसंग में डाल सकते हैं। व्याख्या हम पहले कर चुके हैं इससे पहले के वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा है तो वहां से देख सकते हैं। विशेष में हम डालेंगे एक प्रश्न, प्रकृति के परिवर्तन को बिंबों के माध्यम से दिखाया गया है, एक तो हम ये बिंदु डाल देंगे। दूसरा कि इसकी भाषा कैसी है, खड़ी बोली हिंदी है। अगर व्याख्या पसंद आई है, प्रश्नोत्तर अच्छे लगे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।